Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. दोस्तों आज हम आप लोगों को बहुत ही अतीत में लेकर आए हैं। जी हाँ, हम लोग अभी इस टाइम हैं बरौलिया गांव में, जो कि बाराबंकी ज़िले में पड़ता है। और ये किस लिए फेमस है वो थंबनेल में शायद आपको देखकर पता लग गया होगा कि हम लोग आए हैं पारिजात ट्री को देखने। इस पारिजात ट्री का इतिहास काफ़ी पुराना है, महाभारत कालीन का इतिहास रहा है इसका। करीब 6673 वर्ष पुराना है यह पेड़। दोस्तों इस पारिजात ट्री को देखने आने के लिए अगर आप लखनऊ से आते हैं तो करीब 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और इसको देखने की कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता है। गांव में है, एक बस पेड़ है और यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, तो एक धार्मिक जगह है ये, इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं है देखने की। और अगर इसकी कहानी की बात करें तो दोस्तों बहुत सी कहानियाँ इसके बारे में प्रचलित हैं, और उसमें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहानियाँ तो बस कहानियाँ होती हैं, उनको कहीं से भी आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उससे पहले चलकर हम आपको थोड़ा सा उस ट्री को नज़दीक से दिखाते हैं कैसा दिखता है वो, और उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे इस ट्री के हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए अभी देखते हैं उस पेड़ को। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यह पेड़ पूरी तरीके से सूखा हुआ है, मतलब इसमें कोई पत्ती फूल नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली यह पेड़ 6 महीने सूखा रहता है और 6 महीने ही हरा भरा रहता है। करीब वही अगस्त के मंथ से इसमें पत्तियां आनी शुरू होती हैं, फूल आते हैं, और इसमें फल नहीं आता है। उसके पीछे भी कहानी है, वो कहानी अभी हम बताएंगे आपको कि इसमें फल क्यों नहीं आते हैं। दोस्तों इस पारिजात वृक्ष के लिए लोगों का मानना है कि इसको छूने भर से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी क्या मिट जाती है। लेकिन अब इस चीज़ को प्रूव करने को कुछ नहीं है कि कैसे पता चले कि इसको छूने भर से थकान मिट जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। क्योंकि अभी मैं अगर इसको छूना चाहूँ तो नहीं छू सकता, क्योंकि सारा सब कुछ बंद कर रखा गया है, यहाँ पर ताले पड़े हुए हैं। तो हम तो इसे यही कहेंगे, मिथ्या ही कहेंगे। आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं मिथ्या ही कहूँगा कि छूने भर से अगर थकान मिट जाती है। तो ये मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं लगता, कुछ लॉजिकल होना चाहिए। अगर या तो अभी हमको छूने को मिलता, मैं छू कर देखता और मेरे से कुछ भी लगता फ्रेशनेस, तो हाँ मैं मान सकता था कि ये है। बाकी तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। तो जिस कहानी की मैं बात कर रहा था उस कहानी को भी मैं आप लोगों से बतला ही देता हूँ कि क्या कहानी है इसके बारे में। इस कहानी की जो बात है, जैसे मैंने पहले बोला कि अब 6673 वर्ष पुराना है, तो ये कह सकते हैं कि महाभारत से ठीक जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके ठीक पहले का ये लगाया हुआ है। यानी कि जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था उस टाइम का ये कुंती के द्वारा लगाया गया था, जो कि अर्जुन लेके आए थे इसे। यह इकलौता एक पेड़ था जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था, और जो महादेव इंद्र थे वो इसे लेकर गए थे अपने साथ स्वर्ग में, और ये सिर्फ स्वर्ग में ही था
और इसका पुष्प जो था बहुत ही सुंदर होता था। इस वजह से देवताओं में काफ़ी प्रचलित था ये, कि इसकी काफ़ी मान्यता थी कि सबसे खूबसूरत पेड़ था उस टाइम का। तो एक बार बताते हैं कि नारद जी इसको धरती पर लेकर आए थे और कृष्ण जी को उन्होंने भेंट किया था, और कृष्ण जी ने इसको रुक्मिणी को दे दिया था, जिससे उनकी दूसरी जो पत्नी थी, पता नहीं मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, उनका नाम सारगामा था शायद, तो वो इस बात से नाराज़ हो गई कि ये भेदभाव क्यों, रुक्मिणी को ही ये फूल क्यों दिए गए। फिर उन्होंने जीत पकड़ ली थी कि मुझे भी ये पेड़ चाहिए, और उस पेड़ को फिर लगवाने के लिए अपने बगीचे में उन्होंने अपनी जिद ही नहीं छोड़ी, और अंततः कृष्ण को अपने दूत को भेजना पड़ा स्वर्ग में लाने के लिए। लेकिन उस पेड़ को इंद्रदेव ने देने से मना कर दिया, जिससे कृष्ण जी खासा नाराज़ हुए और उनका फिर युद्ध भी हुआ। और बताते हैं कि इंद्र को पराजित करके उन्होंने इस पेड़ को हासिल भी कर लिया था। लेकिन उस पेड़ को हासिल करने पर इंद्रदेव ने ये श्राप दिया था कि इसमें कभी फल नहीं लगेंगे, और ना ही इसकी कलम लगाकर इसको दूसरा पेड़ बनाया जा सकेगा। अभी मैंने जो बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फल क्यों नहीं लगते हैं, तो उसका कारण यही है कि इसको श्राप है कि इसमें फल नहीं लगेंगे। तो ये तो खैर फैक्ट है। बताते हैं यहाँ पर कई साइंटिस्ट ने भी आकर देखा है, समझा है कि इसकी कलम लगाने से क्या दूसरा पेड़ बनाया जा सकता है या फल लगते हैं इसमें, लेकिन नहीं हुआ। इसमें फल नहीं लगते हैं और इसमें इसकी कलम भी नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फैलाई गई है लोगों में, कि ये दुनिया का इकलौता पेड़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका दूसरा नाम हरसिंगार है, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। हरसिंगार का पेड़ अपने घरों में लगाते होंगे, गमलों में लगाते हैं, तो उसी हरसिंगार को ये पारिजात कहते हैं। हाँ, ये इकलौता पेड़ जिस संदर्भ में है वो ये है कि ये अपने आप में सबसे ऊंचा और चौड़ा पेड़ है। नॉर्मली होता क्या है, जो पारिजात के पेड़ होते हैं वो 10 से 15 फीट ऊंचे होते हैं, या फिर उससे भी छोटे होते हैं, जैसे कि घरों में गमले में लगाए जाते हैं। लेकिन यह दुनिया का सिर्फ इकलौता पेड़ है जो कि 40 से 45 फीट ऊंचा है और 24 से 25 फीट चौड़ा है। तो इसलिए यह दुनिया का सबसे इकलौता पेड़ है, और इसीलिए इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ पर आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं। इस पेड़ के आसपास का जो बगीचा है वो भी काफ़ी सुंदर है, माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पर। ये सीमेंटेड टेबल और बैठने का व्यवस्था बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बैठ के आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं और सामने के व्यू का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों की खेलने की भी व्यवस्था की गई है। पार्क जैसा माहौल भी बनाया गया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है कि जो भी लोग यहाँ आएंगे अपने बच्चों के साथ, तो कम से कम बच्चे अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकें, खेल कूद सकें, तो काफ़ी बेहतर हो सकता है उनके लिए ये। तो दोस्तों, हमारे व्लॉगिंग पार्टनर नविंदु जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। इनका भी अपना खुद का चैनल है। आपका कौन सा चैनल है, बता दीजिए एक बार। हाँ, हमारा चैनल है नविंदु के ब्लॉग। नविंदु के ब्लॉग्स, ये भी ब्लॉग्स बनाते हैं और नविंदु के ब्लॉग्स पर अपलोड करते हैं। और ये बाराबंकी में ही रहते थे, काफ़ी साल बाराबंकी में रहे हैं, लेकिन ये कभी इनका यहाँ नहीं आना नहीं हुआ। बचपन से लेकर करीब हमारे घर से करीब जब हमारी एज हो गई थी 26 साल की, हाँ। तब यहाँ से हम प्रस्थान किए लखनऊ की ओर। अच्छा। और अब हम हो चुके हैं 30 साल के। हाँ, तभी मैंने इनसे डिस्कस किया कि ये तो बाराबंकी में रहते थे। मैंने इनसे पूछा कि पारिजात के बारे में पता है, गए हो कभी? तो उन्होंने बोला हाँ पता है, लेकिन गए नहीं है कभी। तभी हम लोगों का प्लान बना कि चलो पारिजात चलते हैं, इतना मशहूर है, पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए कि पारिजात में क्या है खास। तो हम लोगों का भी प्लान बना कि देख के ही आते हैं। और इस कड़ाके भरी ठंड में और बाइक चला के, दोनों लोगों ने बाइक चलाया है। हाँ। और हमने तो खैर 6-7 किलोमीटर चलाया होगा, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ। बाकी तो भाई साहब ने चलाया है, तो सारा बोझ इन्हीं के ऊपर रहता है। तो इनको स्पेशल थैंक्स कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये लेके जाते हैं। और इस ठंड में मतलब अर्ली मॉर्निंग निकलना। हाँ, अर्ली मॉर्निंग निकलना, रात को जो है जल्दी सोना होता है, फिर जगना होता है कि वहाँ चलना है। और ये जो प्लेस है, ये प्लेस मतलब हिस्टोरिकल जितनी भी प्लेसेस हैं वो बहुत यूनिक होता है। मतलब वहाँ पे तो एक बार विजिट करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए भाई। वैसे पार्क घूमने के लिए तो बहुत सारा है ना, बहुत सारे नई नई चीज़ें आप घूम सकते हैं, लेकिन
है। जो इतने वर्ष के पुरानी चीज़ें हैं। सही बात है। अब मुझे पता चला कि 6673 वर्ष पुराना है ये पेड़, है ना। और हम लोग इस सदी में जन्मे हैं और उसको नहीं देख पा रहे हैं। उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आसपास आप रहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। यूपी में ये बाराबंकी ज़िला है, बाराबंकी ज़िले में पड़ता है बदौसराय कस्बा, उसी में एक गांव है बरौलिया। तो लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, करीब करीब इतना तो पड़ गया होगा, 70 तो है। हाँ, 70 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ। तो देखना जरूर चाहिए। हम लोगों को भी व्लॉगिंग करते करते ही समझ में आया कि जब चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे तब पता चला कि अरे हमारे पास में ये भी चीज़ है, हमारे पास में वो भी चीज़ है ना। अभी तक पता ही नहीं होता था। जैसे कि जब हम नवाबगंज पच्छी विहार गए थे तो आज तक मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे है। तो अभी जब मैं उसको सोचता हूँ कि पता नहीं कितनी चीज़ें हमारे पास में ही होती हैं, हम लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, मिस कर जाते हैं, और दूर दूर के बारे में सोचते हैं कि नहीं मुझे ताजमहल घूमना है, वहाँ आगरा का किला घूमना है, लेकिन जो पास में है वो नहीं सोचते हैं। वो कोई सोचता ही नहीं है। जैसे कि दुधवा है, दुधवा नेशनल पार्क कितना है कि मतलब एशिया का इतना बड़ा वो नेशनल पार्क है, और हमारे लखीमपुर खीरी में ही है, जो कि मेरा ही होम डिस्ट्रिक्ट है। और शायद हमारे ख्याल से तुम पहली बार गए थे। पहली बार, हाँ पहली बार मैं गया था। और लोग मुझसे पूछते थे, जब लोग कहते थे कि कहाँ रहते हैं आप, कहाँ के रहने वाले, तो लखीमपुर खीरी के। पता चला लखीमपुर खीरी के हैं। और दुधवा गए हैं? अरे नहीं गए। दुधवा ही नहीं पहुँच रहे थे। सोचते कहाँ जाना, कहाँ है, आगरा जाना है, उत्तराखंड जाना है ना। ये सब चीज़ें सोचते हैं, लेकिन पास वाली चीज़ें मिस करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में छोटी भी चीज़ें, हर एक छोटी चीज़ का भी एक बहुत बड़ा मतलब होता है, उसके पीछे बहुत कहानी होती है, बहुत हिस्ट्री होती है। तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि कभी अगर किसी को बतलाना हो तो बतला तो सको। वरना हमें पता ही नहीं है। हम लखनऊ में रहते हैं, हमें परिजात के बारे में नहीं पता था, यहाँ पे आए तो हमें पता लगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कोई भी ये नहीं माइंड करना चाहिए कि अरे वो तो बहुत छोटी चीज़ है, वहाँ पे क्या जाएं। लोग ये माइंड करते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा बड़ा, लेकिन उसके इतिहास में नहीं जाते हैं। हाँ, जब उसका इतिहास कितना गहरा है, कितना गहरा है। अब अगर हम सोचेंगे कि ये बताते कुंती ने लगाया था, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। महाभारत कालीन है, इतना पुराना पेड़ अभी तक गिरा नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। यूनिक पेड़, 6 महीने सूखा रहता है, 6 महीने हरा भरा रहता है। इसकी जड़ें बताते हैं कि पाताल लोक तक है। पाताल लोक तक है। अब पता नहीं वो खैर क्या है, खैर जो भी हो, लेकिन कुछ तो रहा होगा इसमें जिसकी वजह से ये, वरना पेड़ तो बहुत सारे हैं। और ये तो फैक्ट है, ये तो कई सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर चुके हैं अमेरिका के। अच्छा। लेकिन कुछ उसका नतीजा नहीं निकला उनको, मतलब कुछ उस पे रिजल्ट नहीं मिला। इसका चक्कर क्या है? अमूमन जो नॉर्मल पेड़ होते हैं उनका एक ही सीजन होता है, वो पतझड़ में ही सूखते हैं। हाँ, पतझड़ में, हाँ पतझड़ में। लेकिन इसका अपना है कि 6 महीने इसका महीना सूखेगा, पूरा 6 मंथ हरा भरा और 6 मंथ सूखा। हाँ सही बात। हाँ, और इसके फूल का मैंने आपको तो बताया ही नहीं। इसके जो पुष्प होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, काफ़ी खुशबू वाले भी होते हैं। उतना नहीं होते हैं जितना ये चांदनी वगैरह महकती हैं, उतना नहीं होते हैं। लेकिन जो उनकी जो खास बात है उन फूल की, जैसे कि किसी भी पेड़ से फूल गिरते हैं तो उस पेड़ के नीचे ही गिरते हैं, लेकिन इसकी जो खास बात है कि इसके फूल के पेड़ कभी पेड़ के नीचे नहीं गिरते हैं, वो पेड़ से थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब पता नहीं क्या है, जो भी है उसका अपना, लेकिन वो कभी भी फूल पेड़ के नीचे नहीं गिरते, हमेशा फूल पेड़ से दूर जाकर गिरते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब आप अगर इस पे अगर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हैं। और ये अपना उसके लिए, अपने मतलब स्वास्थ्य के लिए भी इसके काफ़ी गुण हैं जो लाभदायक हैं। बहुत सारी रोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसको बताया गया है। हाँ, आयुर्वेद में इसको बताया गया। कौन सा पुराण है वो, नाम मुझे नहीं याद है। खैर पुराण के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पुराण में भी इस पेड़ का जिक्र किया गया है। तो भैया यही है इस पारिजात पेड़ की कहानी। जब भी मौका मिले घूम ही लीजिए, मिस मत करिए। हम लोग काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से, मतलब रहते रहते सोचते सोचते और फाइनली आ ही गए। तो चलिए अभी और कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद हम अब लोग ब्लॉग को एंड करेंगे। तो दोस्तों पारिजात ट्री देखकर अभी हम लोग निकल लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर और कुछ ज़्यादा दिखाने को नहीं था, क्योंकि कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये पारिजात ट्री लगा हुआ है, और हम लोगों को वापस घर भी पहुँचना है, और शाम हो रही है, और अभी जाने में भी हमको 2 घंटे लग जाएंगे। 70 किलोमीटर है यहाँ से।
और आई होप कि आप लोगों को यह पारिजात ट्री का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे व्यूज़ मैं देखता हूं तो कुछ ऐसे भी आते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके के ब्लॉग्स आते रहते हैं। और फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, नई जगह पर, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।